हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। मैं पोलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग फंक्शन में एक टाइप पढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें। सब लोगों ने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। जस्ट उन्हीं को रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास लिखा हो y इज इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स का ग्राफ आप लोग सब लोगों ने देखा है। 0 पर वैल्यू 0 देता है, π/2 पर वैल्यू 1 देता है, पाई पर अगेन 0, 3π/2 पर -1। वही साइन एक्स का ग्राफ जो आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने वही आपके सामने है। नेक्स्ट ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ भी सब लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू एफ एक्स टेन एक्स का ग्राफ एक बार रिमाइंड कर लीजिए। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स का ग्राफ सब मैं 11th क्लास में इस आपको पढ़ा चुका हूँ। सब ग्राफ मैंने आपको बताए थे कैसे बनते हैं। एक कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है। कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कौन से वाला है? जो मैंने रेड पेन से आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली नीचे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पर किसका ग्राफ है? वो ग्राफ आपके पास है साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। समझ गए क्या? तो साइन एक्स के ग्राफ का जस्ट उल्टा किया है। जहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ का क्या मैंने किया कि जस्ट रिवर्स किया। अगर ये ग्राफ ऐसे है तो ये ग्राफ क्या किया मैंने? उसका जस्ट रिवर्स किया है। देख पा रहे हैं क्या आप लोग? सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स से सीकेंट एक्स के ग्राफ में भी मैंने ऐसे किया है। मैंने कोस का ग्राफ बनाया है और कोस का ग्राफ बनाने के बाद उसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। क्लियर है क्या सबको? अब हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। यस, रेंज ऑफ साइन और कोस की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 से 1 होती है। सीकेंट और कोसिकेंट की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। tan x और कोट एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी। अब हम लोग इसकी प्रॉब्लम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x की। अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो इस पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या आने वाला है? -1 से 1 ही आने वाला है। साइन इस डोमेन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन को डबल ट्रिपल या कुछ किया जाएगा तो इफेक्ट पड़ेगा। आंसर तो -1 से 1 ही आने वाला है। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स लिखा होता तब आपसे रेंज पूछता तो मैं क्या बोलता? 2। ये फंक्शन -1 से 1 जाएगा तो -2 से 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? तब आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? अदरवाइज मैं साइन ऑफ x/2 की वैल्यू आपसे पूछता रहूँ, x/4 की वैल्यू पूछता रहूँ, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स की मैं बात करूँ तो ये -1 से 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस इंटरवल की मैं बात करूँ, -1 से 1 के इंटरवल की बात करूँ, ये -1 और ये 1 का इंटरवल। इस इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के नेगेटिव नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मिनिमम वैल्यू आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू तो 1 का स्क्वायर ही आएगी, 1 ही आने वाली। तो अगर मुझसे कोई कोस स्क्वायर एक्स की रेंज की बात करे या साइन स्क्वायर एक्स की रेंज की बात करे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 से 1। नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ वाई। इस क्वेश्चन को हमेशा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या? कोस 2x फॉर्मूला होता है। कोस 2x की रेंज तो मैंने आपको बता दी, साइन 2x हो कोस 2x हो, इस एंगल को 2 या मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? अगेन हमारे पास -1 से 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको लिखा जा सकता है क्या? कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 आने वाला है। और इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? कोस एक्स का लिखा हुआ है। और कोस एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक आने वाली है? -1 से 1 ही आने वाली है। नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ
अगेन सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको तो लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा। इस वाले पार्ट की बात करें तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और कोस टू एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, -1 से 1 ही आ जाएगी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर मैं बात करूँ तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग 2 ऐड करें तो ये फंक्शन कहाँ से जाएगा, 1 से 3 जाएगा। उस कंप्लीट का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है +1। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इस इंटरवल में 9 आएगा, 1 से 9 प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, 2 से 10 जाने वाला है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हेलो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4 tan x cos x। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है 4 sin x डिवाइडेड बाई cos x, और ये cos x। मैंने दोनों को कब काटा है कि जब cos x की वैल्यू 0 नहीं है। क्लियर है क्या? तो मेरे पास क्या आ गया बनकर, 4 sin x आ गया। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, 4 sin x कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 जाता है। तो आंसर क्या आने वाला है, -4 से 4 क्लोज। आ रही क्या बात समझ में? बट ये आंसर हमारा रॉन्ग है। क्यों? कोस एक्स 0 नहीं हो सकता, यानी हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। अगर कोस स्क्वायर 0 होगा तभी तो, अगर कोस एक्स हमारा 0 है तब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 आएगी, तब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आएगी +-1। बट कोस एक्स 0 नहीं है तो कभी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास -1 से 1 नहीं आने वाला, क्या आने वाला है, -1 से 1 आने वाला है एग्जैक्ट। तो -4 से 4 ओपन ब्रैकेट, दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है। अब हम प्रॉब्लम कर रहे हैं लास्ट, जो थ्योरी में करा चुका हूँ उसी के बेस पे हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, +8 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, उसकी तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है, प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -2। तो एक फ्रैक्शनल पार्ट इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब मैं 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करूं तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में होने वाला है, एक सेकेंड, पहले एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की हम लोग बात करें, फंक्शन की हम लोग बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की, तो ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में होने वाला है, और 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। अब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, 0 से लेकर 3 तक होने वाला है। अब 3 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, 0 से लेकर 3 के बीच में होने वाला है। 2 आपने ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, 5 से होने वाला है। 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमारा 5/2 तक होने वाला है। यस, अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से 5/2 के बीच में जो नंबर आएंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 1 होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। समझ गए क्या? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो आइदर 1 होगी या ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब हम लोग करते हैं सोल्व इसको। मेरे पास क्या इक्वेशन बनकर आई थी, मेरे पास इक्वेशन बनकर आई थी 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स
3 टाइम्स 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 बनकर आया था। अब मैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को आइदर जो वाला पार्ट ले रहा हूँ, आइदर ग्रेटेस्ट इंटीजर जब वो हमारे पास 1 के बराबर है तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो एक्स हमारे पास नंबर किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हमारे आ गया। दूसरे सोल्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ। जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 के बराबर है तो हमारे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया 4 - 2। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आ गया 2/3। अब मैं निकाल लेता हूँ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस 2/3, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही सेम, तो ये 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 4 आएगा, तो +3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 बनकर आ जाएगा। तो 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 बनकर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम स्टेप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 4 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 लेस देन 4, -1 हो गया हमारे पास यहाँ पर। ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। 2 से डिवाइड किया तो -1/2 से फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3/2 हो गया। ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आने वाले हैं। सेम हम लोगों ने उसी प्रोसेस से किया है कि एक्स की वैल्यू 0 और 1 होगी, वैल्यू पुट की जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने प्लस का 5 कॉमन ले लिया है, और प्लस का 5 जैसे ही कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 0। ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया है माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का 5 टाइम्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कॉमन ले, क्योंकि ये भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखा हुआ, तो फ्रैक्शनल पार्ट मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया 5 माइनस एक्स लेस देन 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये तो नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बस कंडीशन क्या है कि 0 ना होने पाए, और 0 कब होता है कि एक्स की वैल्यू क्या ना होने पाए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। एक्स कैसा नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखा है एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 5 आ जाएगी, बट इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे इंटीजर नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 बट कोई भी इंटीजर यहाँ पर नहीं आने वाला है। क्लियर क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2x का मोड इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन है। तो मोड के अंदर तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मोड इक्वल टू 4, उससे तो कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं। ये लिखा हुआ है 2x को मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया, तो ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, और 2 टाइम्स ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मोड इक्वल टू मेरे पास 4 बनकर आ गया। और इसकी मैं बात करूँ तो ये आ गया मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
हमारे पास बनकर आ गया +-4। समझ गए क्या? अब मैं इसकी बात करूं तो ये वाली जो रेंज है ये हमेशा ये तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है जी। तो ये नंबर हमेशा 0 से 2 के बीच में ही रहेगा, समझ गए। अब इधर इंटीजर, इधर भी आंसर इंटीजर, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको इंटीजर ही होना पड़ेगा। ये भी आपको इंटीजर देगा, ये भी आपको इंटीजर आंसर चाहते तो ये भी इस वाले पार्ट को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर होने का मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। समझ गए कि आप इसको कितना होना पड़ेगा, या तो 0 हो सकता है या कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। क्लियर है क्या? या तो 0 हो सकता है, आइदर 0 और 1 हो सकता है। समझ गए? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कितना होना पड़ेगा, +-4 होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को कितना होना पड़ेगा, +-4 होना पड़ेगा। समझ गए क्या? एक तरीके। दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट अगर ये 1 हो जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 को कितना होना पड़ेगा, +-4 होना पड़ेगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक बार तो अगर इधर आएगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा और एक बार कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 2 केस ये हमारे यहाँ से आ गए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या -5, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है, +-4। क्लियर है क्या सबको? अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 4 है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। तो हमारे पास कितने आंसर आ गए यहाँ से, नंबर निकालना था मुझे तो एक्स निकालना था, तो 4 + 0 एक आंसर 4 आ गया और एक -4 + 0 आंसर कितना आ गया, -4 आ गया। अब दूसरे केस निकालता हूँ, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास 3 है, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक सेकंड आप रुक जाइए, पहले 2 आंसर तो हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं। अब बाकी 2 आंसर मैं निकालता हूँ। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं +4 के फंडे से कर रहा हूँ एक बार, +4 क्या फंडा लिया हम लोगों ने, 4 हमारे पास हो जाएगी और इसकी वैल्यू हम लोगों ने 3 लिया तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 4। यह हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम लोगों ने 3 ली है तो प्लस का 4 हमारे पास यहाँ पर है, तो 4 - 3 4 - 3 हो जाएगा। और तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो 3 प्लस, जब एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों का सम 7/2 कर आ जाएगा। अब दूसरा केस क्या लूँगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -5 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू उस केस में 1/2 आ जाएगी। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -10 और -9/2। क्लियर सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है sin x इज इक्वल टू 1 + sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 - cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x +1 ± cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ गए क्या? और इसको sin x को लिख सकते हैं क्या, sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x इज इक्वल टू 2 + sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर + ऑफ cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x आ गया, तो इसकी जो भी आउटकम आएगी वो 0 से 1 के बीच में रही आएगी। और इधर क्या आने वाला है, 2 + cos x आने वाला है। ठीक है जी। अब cos x का ये भी क्या क्या दे सकता है, तो -1 दे सकता है, 0 दे सकता है, क्या दे सकता है, 1 दे सकती है। समझ गए क्या? अब लेट्स अज्यूम अगर इसने -1 दिया होगा तो 2 - 1 कितना आया होगा, 1 आया होगा। जब इसने 0 दिया होगा तो 2 आया होगा, और 2 जब इसने दिया होगा तो 3 आया होगा। इधर हमेशा नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, इधर आंसर 1 2 3 आ रहे हैं, तो कभी दोनों का मिलान हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है क्या सबको? तो आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई आई ए। यस, बेसिकली ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स, लाइन जो लिखी हो y इज इक्वल टू एक्स का मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है और इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे ही हम लोग इनपुट दे रहे हैं वैसे ही आपको आउटपुट मिल रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए के लिए। जैसे ही हम लोग इनपुट दे रहे हैं वैसे ही हम लोगों को क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इस डिनोट इसको हम लोग आई ए से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई ए से डिनोट करते हैं। अगर आई ए लिखा मिल जाए तो आप बोलेंगे कि यह कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एक्स फंक्शन की बात कर रहा है। एंड एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, इस डेफिनेशन लिखी हुई है कांस्टेंट फंक्शन की मैं बात करूँ तो जैसे y इज इक्वल टू सी कोई फंक्शन, उसका ग्राफ में बनाऊँ तो फंक्शन मेरे पास बनकर आ गया है। तो y इज इक्वल टू सी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। लाइक जैसे मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है साइन उसके x प्लस कोस उसके x, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो लाइन y इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास एफ एक्स लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा। सिग्नम का 1 कितना होता है, पॉजिटिव का 1 होता है, तो फंक्शन क्या बन के आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बनकर आएगा। तो इस फंक्शन क्या आने वाला है, कांस्टेंट फंक्शन आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? यस, नेक्स्ट क्लास में डोमेन रेंज पर हम लोग कुछ अच्छी प्रॉब्लम करेंगे।